तो ब्रेक के बारे में फिर आप सभी का स्वागत। पंजाब का मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि सियासत के बीच पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। पंजाब सरकार ने मुख्तार के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एलर्जी से पीड़ित है मुख्तार अंसारी। पंजाब सरकार के हलफनामे पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी सरकार की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने कहा है कि वो चिकित्सकों की राय के अनुसार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्व कल्पित साजिश नहीं। हलफनामे में यह भी कहा कि यूपी की रिट याचिका विचार करने योग्य ही नहीं है क्योंकि पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती। आपको बता दें कि पंजाब सरकार पहले भी सुनवाई के समय मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य और अन्य कारणों की जानकारी जुटाने के लिए समय लेकर मामले को टालती रही, जबकि यूपी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को वापस प्रदेश लाने की कवायद जुटी हुई है। तो मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी शिफ्ट करने को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मेरे सहयोगी कंचन जसवानी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, जिस तरह से मुख्तार अंसारी को यूपी लगातार ये मांग करता रहा कि पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। हलफनामे में फिर एक बार वही बात की गई है कि हम स्वास्थ्य कारणों से शिफ्ट नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या होगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को पता चल पाएगा तो शार की सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख लेता है। लेकिन ये देखना होगा हमें, जिस तरह से पूरी फाइट आगे बढ़ती आई है। पंजाब की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में 14 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं जिस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार ये दलील दे रही है और इसी मुद्दे पर याचिका भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इन आपराधिक मामलों पर जो केसेस दर्ज है, उस पर जो FIR दर्ज की गई है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि वो पंजाब की जेल में बंद है। आपको याद होगा अलका राय ने 30 तारीख को, 30 जनवरी की बात की जा रही है, यहां पर यह पत्र भी लिखा था प्रियंका गांधी वाड्रा को, उत्तर प्रदेश प्रभारी को, कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं, किस तरह प्रियंका गांधी इस चीज को आगे नहीं लेकर जा रही है। सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की गई थी कि क्यों पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी भेज नहीं पा रही है। पंजाब सरकार ने कई सारे रीजंस दिए हैं, जैसे कि आपने भी बताया, उसका जिक्र किया कि एलर्जी का रीजन दिया गया था, डायबिटीज का रीजन दिया गया था। उनका यह कहना था, जो हलफनामा दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि चिकित्सकों की जो थेरेपिस्ट ने कहा है उसके एडवाइस पर हम इनको नहीं भेज रहे हैं और उनका मेडिकेशन यहां पर जारी है। लेकिन सोचने और समझने की बात है कि 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनकी सुनवाई में देरी होती जा रही है। अलका राय ने पत्र भी लिखा था, उनके बेटे अब्बास अंसारी राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर ऐसी की तैसी स्थिति बनी होगी। अब देखना होगा कि आने वाली तारीख 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले कंचन, देखा जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले वाली सुनवाइयों के दौरान भी यह कहा जाता रहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम नहीं भेज सकते। इससे पहले के तमाम चीजों में, क्योंकि कई महीनों से यह जद्दोजहद चल रही है और हमेशा स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला दिया गया, क्या यह लगता है आपको भी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर यूपी से जरूर एक एश्योरेंस ले सकता है कि आप स्वास्थ्य कारणों को लेकर ये एश्योरेंस दीजिए कि आप पूरे टेक केयर करेंगे, इस हालात पर तो फिर शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, अब क्या अंसारी को कोई संरक्षण मिला हुआ है ये भी देखने की बात है, क्योंकि इतनी सी बात पर जहां जिस प्रदेश में 14 आपराधिक मामले दर्ज है जिनकी सुनवाई में आए दिन देरी होती जा रही है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा पा रही क्योंकि वो पंजाब की जेल में 2 साल से बंद है। जनवरी 2019 से वो पंजाब की ही जेल में है। तो देखना होगा कि आने वाली 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी तो क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे मामले पर। तो पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा कि स्वास्थ्य कारण है जिसकी वजह से नहीं शिफ्ट करने की अनुमति दे सकते। फिलहाल आपको यह भी बता रहे कि पंजाब का मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी को सौंपने से इनकार है और इससे पहले भी कई महीनों से जब इस पर बहस हुई तो पंजाब सरकार ने ना ही कहा। लेकिन यूपी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम कर रही है, क्योंकि कई आपराधिक मामले हैं जिन पर सुनवाई होनी है, उन सुनवाइयों को टाला जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही। अब ये सुप्रीम कोर्ट की दलील पर पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट अब देखना होगा कि 8 तारीख को होने वाली सुनवाई में किस तरीके की दलील देती है या फिर किस तरीके की दलीलों पर अपना फैसला देती है या फिर राय रखती है। फिलहाल पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है और उसके मुताबिक स्वास्थ्य कारण है जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार ने मुख्तार के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, एक मेडिकल रिपोर्ट दी है जिसमें एलर्जी का जिक्र है, डायबिटीज का जिक्र है, हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र है। तो पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से यूपी को सौंपने से इनकार किया है।
तो मुख्तार के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है पंजाब सरकार की तरफ से। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। सियासत के बीच पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद तुषार जी। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से यह हलफनामा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कि स्वास्थ्य कारण है जिसकी वजह से हम नहीं सौंप सकते, इस पर पहला रिएक्शन आपका? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के साथ में है और इससे एकदम साफ होता है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। कांग्रेस अपराधियों के साथ है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की घटिया कवायद कर रही है और इस पर प्रियंका वाड्रा को जवाब देना चाहिए। पंजाब सरकार क्या बोलेगी? प्रियंका वाड्रा को सामने आना चाहिए। बहुत ट्वीट करती हैं कि अपराधी के स्वास्थ्य की चिंता में लगी हुई है प्रियंका वाड्रा। लेकिन वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार इस पर टेक केयर नहीं कर पाएगी मुख्तार अंसारी का। यही वजह है कि हम नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के टीके लगे हैं, वैक्सीन लगी है। कोरोना की दर उत्तर प्रदेश में, देश में, पूरे विश्व में सबसे वैसी दर है। तो हमारे पास जो सारी चीजें हैं। नहीं तो आपका ये कहना कि प्रियंका वाड्रा जवाब दें या पंजाब सरकार नहीं सौंप रही, तो आपको इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? क्या संरक्षण दे रही है क्या कांग्रेस वहां पर? ऐसा ही केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स और कांग्रेस का अपराधियों से संबंध, ये इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस अपराधियों के साथ है। अच्छा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को संरक्षण पंजाब में जिस तरह से आपने कहा कि मिल रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से किस तरीके की दलीलें रखी जाएंगी? पूरी दलील हम तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश से अपराध और अपराधियों को खदेड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने उत्तर प्रदेश की धरती से अपराधियों को खत्म किया है और हम उसके लिए जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर वो सारे काम करेंगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपूत साहब, चंद्रमोहन साहब का यह कहना है कि ये प्रियंका वाड्रा को जवाब देना चाहिए, संरक्षण क्यों दे रही है मुख्तार अंसारी को? राजपूत साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। चंद्रमोहन साहब, क्या ये फोन कटा आपको लगता है या फिर जवाब नहीं होता? क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा मैंने देखा जब कांग्रेस से सवाल करते हैं तो फोन कट जाता है। भाजपा के सामने कांग्रेस कैसे बोल सकती है? और प्रियंका वाड्रा ही बोलेगी और कोई नहीं बोलेंगी। प्रियंका वाड्रा ही बताए इसमें कि वो क्यों अपराधियों के साथ है। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कभी प्रियंका वाड्रा जी ने अलका राय जी की चिट्ठी पढ़ी है क्या? उस विधवा की चिट्ठी तो पढ़े, उसके दर्द को तो समझे प्रियंका वाड्रा। अच्छा, पंजाब सरकार अगर नहीं सौंप रही और तमाम तरीके से अगर वहां पर संरक्षण है कथित तौर पर, तो क्या तमाम जो आपराधिक मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, उसकी भी प्रोसीडिंग में लेट होगा? क्या ये दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी सरकार की तरफ से? हम आपसे देखिए, ये सारी जो तकनीकियां हैं ये रखने का काम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और हम हर अपराधी के, उत्तर प्रदेश की पुलिस के निशाने पर हर अपराधी है तो अपराधी को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है, दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन जी बने रहिएगा। दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही। दीपक जी, चंद्रमोहन साहब का यह कहना है कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है पंजाब में मुख्तार अंसारी को। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रियंका वाड्रा संरक्षण दे रही है। ये प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए कि मुख्तार अंसारी के साथ में क्यों है प्रियंका वाड्रा। दीपक जी जवाब। दीपक जी बताओ, प्रियंका वाड्रा क्यों मुख्तार अंसारी के साथ है? एक्चुअली भारतीय पार्टी की अज्ञानता का अज्ञानता आपकी है, मत बोलिए। आपको जवाब देना होगा अलका राय की चिट्ठी पर। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, बिल्कुल ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश माफी मांगिए। में बंद थे, आप माफिया के साथ क्यों नहीं किए भाजपा सरकार ने? जिस तरह से पंजाब की गवर्नमेंट ने आदेश किए हैं, क्यों नहीं किए? यूपी चलती नहीं है या चलाना नहीं चाहते? भारतीय जनता पार्टी में कंटोली बंसल जी की है, योगी शाह जी की है, या इनके जो उद्योगपति व्यापारी जो कानून बनवाते हैं? दीपक साहब, पहले मुद्दे पर आइए ना। उस समय सरकार भी चल रही है, आप कहां उद्योगपतियों पे चलेंगे? ये तो तय करना पड़ेगा। एक सरकार रोक लेती है, नहीं आने देती, दूसरी सरकार इतनी अक्षम है उत्तर प्रदेश जाने देती है। अलका राय जी से मिलना चाहिए कल। बोले चंद्रमोहन साहब। नहीं, इनको बोलना पड़ेगा, प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए और प्रियंका वाड्रा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजाब 2000 मनमोहन भाई 2022 में प्रदेश की जनता आपको माफ कर देगी, आपको साफ कर देगी, उत्तर प्रदेश के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे।
क्योंकि भारतीय पार्टी का तो माफी का पुराना इतिहास है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांग के वीर होते हैं। अच्छा दीपक साहब एक बात बताएं, दीपक साहब एक बात बताएं, जिन बीमारियों का जिक्र किया गया कि एलर्जी है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये तो ज्यादातर लोगों को कैदियों में होता है, ये तो ऐसी कोई गंभीर बीमारी तो है नहीं, इसका तो इलाज यूपी में भी हो सकता है, यूपी की जेलों में भी हो सकता है। अरे इनको नहीं मिलेगा भाई, ये तो विरासत की राजनीति कर रहे हैं ना। इनको इलाज उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व्यवस्था पर इनको विश्वास नहीं है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सियासत के बीच पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। जिन बीमारियों का जिक्र है वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एलर्जी का जिक्र किया गया कि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हेल्थ ग्राउंड पर हम इन्हें जेल से शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं कर सकते। फिलहाल सीधे तौर पर बीजेपी का यह आरोप है कि संरक्षण किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एलडीओ उपाध्यक्ष की बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई लखनऊ में देखने को मिली। रोहतास, शिप्रा और तुलसियानी बिल्डर का लाइसेंस निरस्त होगा। लाइसेंस लेने के बावजूद डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे बिल्डर्स। एलडीओ उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया। रोहतास बिल्डर की इंडस टाउन प्लानर कंपनी का भी लाइसेंस निरस्त होगा। 2018-19 में डीपीआर स्वीकृत होने के बावजूद बिल्डर ने नहीं जमा किया था शुल्क और रोहतास बिल्डर के मालिकों पर कई बार दर्ज हो चुकी है एफआईआर। टाउनशिप का लाइसेंस निरस्त होने से मुश्किलें बढ़ेंगी। तो एलडीओ उपाध्यक्ष के बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई। तो आपको बता रहे कि बड़ी कार्रवाई बिल्डर्स पर की गई है। रोहतास बिल्डर पर की गई कार्रवाई आखिर क्यों, यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रोहतास बिल्डर को 2015 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस मिला था। 2015 में यह लाइसेंस दिया गया, लेकिन अभी तक इसने इंटीग्रेटेड टाउनशिप को विकसित नहीं किया, डेवलप नहीं किया। बिल्डर ने टाउनशिप दिखाकर 2000 से ज्यादा लोगों से पैसा वसूला। तो बिल्डर की जालसाजी से लोग अपने मकान और प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। रोहतास बिल्डर को 2015 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस मिला था, लेकिन अभी तक इसने इंटीग्रेटेड टाउनशिप को विकसित नहीं किया। तो वहीं तुलसियानी बिल्डर के ऊपर क्या आरोप है और क्यों लाइसेंस निरस्त होने की कार्रवाई हुई है, अब आपको बताते हैं। तुलसियानी बिल्डर ने लाइसेंस लेने के बाद डीपीआर ही जमा नहीं किया। तो तुलसियानी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस 18 अगस्त 2015 को लिया था। कंपनी ने 60.68 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस लिया था। बिल्डर नई जेल रोड पर टाउनशिप विकसित करना चाहता था, लेकिन करीब 6 साल बीतने के बावजूद डीपीआर दाखिल नहीं की गई। तो तुलसियार बिल्डर ने लाइसेंस लेने के बाद डीपीआर ही जमा नहीं की। तुलसियानी बिल्डर्स, इनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं शिप्रा बिल्डर पर हुई कार्रवाई आखिर क्यों, यह भी हम आपको बता देते हैं। शिप्रा बिल्डर के ऊपर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि 372 एकड़ का लाइसेंस लिया लेकिन डेवलपमेंट नहीं कराया। 2015 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस दिया था। तो एलडीए ने डीपीआर जमा तो हुआ, लेकिन जमीन से संबंधित दस्तावेज एलडीए को नहीं दिए गए। शिप्रा बिल्डर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नियमों का पालन नहीं किया। शिप्रा स्टेट बिल्डर ने 372 एकड़ का लाइसेंस लिया लेकिन डेवलपमेंट नहीं कराया। लखनऊ से खबर है, पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है सरकार। लगभग 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता ही है। योगी सरकार जल्द से जल्द वो तमाम तैयारी करने की कोशिश में है। पेपरलेस बजट होगा, यह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पेपरलेस बजट है तो बहुत ही खास बजट ये होगा। पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी में योगी सरकार, कई तरीके की सुविधाएं, क्योंकि ये पिछले अगले चुनाव जो 2022 में होने उससे पहले का आखिरी बजट होगा। तो इस बजट से बहुत सी उम्मीदें यहां पर आम जनता को होंगी और चुनावी वर्ष का ये बजट है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। इस बजट को अगर देखें तो काफी बड़ा बजट ये बताया जा रहा है। 5,50,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। तो तैयारी है यहां पर किस सेक्टर को कितना पैसा मिल सकता है, किन योजनाओं में कितना इन्वेस्ट कर सकती है, ये देखना होगा, क्योंकि योगी सरकार का डेवलपमेंट पर और सुधारवाद पर
लर्निंग पर, ई लर्निंग पर, कई तरीके की योजनाओं पर खासा जोर देखा गया है। तो ऐसे में उसको कितना बजट आवंटित होगा, इन तमाम बातों को देखना होगा। फिलहाल पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। पेपरलेस बजट पेश करेगी और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बड़ा बजट होगा, 5,50,000 करोड़ का ही बजट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से खबर, मंत्री नंदगोपाल नंदी पर हमले का मामला, एमपी एमएलए कोर्ट में रखे गए हमले के सबूतों को विवेचक ने पहचाना और विवेचक का एके निगम की कोर्ट में गवाही हुई। मामले में 15 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। तो मंत्री नंदगोपाल नंदी से जुड़ा मामला है, उन पर हमले का मामला, एमपी एमएलए कोर्ट में मामला रखा गया। हमले के सबूतों को विवेचक ने पहचाना है। प्रयागराज का यह पूरा मामला, हमले के सबूतों को विवेचक ने पहचाना। विवेचक एके निगम की कोर्ट में गवाही हुई। मामले में 15 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट श्रीमान श्रीवास्तव जी की अदालत में स्टेट सरकार बनाम दिलीप मिश्रा का केस लगा हुआ था। यह वही केस है जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी जी के ऊपर बम मार के जानलेवा हमला किया गया था। उस केस में आज प्रथम विवेचक श्री एके निगम की गवाही पुनः शुरू हुई और उन्होंने अदालत में उन वस्तुओं को पहचाना जो उन्होंने घटना के बाद मौके से बरामद की थी। घटनास्थल पर जो खून आलूदा मिट्टी थी वो आज कोर्ट में दिखाई गई। घटना के बाद जो आसपास मिट्टी पड़ी थी, जो दीवारों के निशान थे, वो दिखाए गए और ये बताया गया कि किस प्रकार से ये जघन्य हत्याकांड। खबर अब जौनपुर से, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता लखनदर यादव की हत्या का यह मामला 4 दिन पहले हुई थी। समाजवादी पार्टी नेता की हत्या मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। परिजनों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। तो 4 दिन पहले हुई थी समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या। मामले में अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। सपा नेता लखनदर यादव की हत्या का यह पूरा मामला था। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी नेता की हत्या की गई थी। जौनपुर का यह मामला है। तो परिजनों ने सीएम से गुहार लगाई है। पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। 4 दिन पहले सपा नेता की हत्या की गई थी जौनपुर में। अब मामला तो यही है कि भाई के साथ जो है इस तरह से हादसा हुआ और उसमें जो है मुझे सही ढंग से पुलिस प्रक्रिया जो है संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। न तो जो है कि आशा है कि इनसे हमको जो है कोई संतुष्टि मिल पाएगी। इनकी शुरुआती दौर ही जो है कि हमारे परिवार के साथ, हम लोगों के साथ जो है कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार? हम लोगों को मांग तो यही है कि जो सही अपराधी है उसको जो है तत्काल खुलासा कर। तो मामला ये है कि 1 तारीख को जो 8 बजे हुआ उसके बाद जीआरपी पुलिस को इमीडिएट पता चला था। तो उन लोगों का ये हुआ कि उन्होंने वहाँ जाके जो चीज़ें की, जैसे उनका चश्मा हटा के फेंक दिया झाड़ी में, ब्लड साफ़ कर दिया, ले जाकर पानी डाल दिया, और उनका ये मोबाइल भी उन्हीं के पास है या उन्होंने फेंक दिया या अपराधी ले गए। 2 लोगों के पास हो सकता है, या तो अपराधी लेकर चले गए या वो रखे हैं। तो इसको लेकर 1 तारीख से ही हम लोग इमीडिएट में जैसे 9-10 बजे तक ये हुआ कि फ़ोन कहाँ है उसके लिए कोई चीज़ें होनी चाहिए, पता चले, सर्विलांस पे डालें। और साथ में कॉल भी किए हम लोग, 12-1 बजे तक चलता रहा। तो इस पे अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिला। तो वहीं बुलंदशहर में मिट्टी ढहने से हादसा हुआ। मिट्टी की ढांक गिरने से 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक मजदूर अभी भी मिट्टी में दबने की आशंका उसकी है। फिलहाल आपको बता दें, मजदूर के रेस्क्यू का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बिगराऊ की पूरी घटना है। तो मिट्टी की ढांक गिरने से यहां पर हादसा हुआ और 3 मजदूर इसमें दब गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पूरा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर मिट्टी की ढांक गिरने से हादसा हुआ था। एक मजदूर अभी भी मिट्टी में दबने की आशंका जताई जा रही है। तो बुलंदशहर में मिट्टी ढहने से यह पूरा हादसा हुआ। बुलंदशहर का यह पूरा मामला है। अरे आजा पीठा को आजा।
2 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बुलंदशहर के इस पूरे मामले में आपको बता दें, हादसा यहां पर मिट्टी की ढांक गिरने से हुआ। 3 मजदूरों के दबने की आशंका यहां पर जताई गई है। फिलहाल एक मजदूर अभी भी दबा हुआ है, ऐसी आशंका है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से खबर है, डबल मर्डर मामले में बड़ी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी मृतक थे। कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन। लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। डबल मर्डर मामले में जानकारी आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी मृतक थे। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर डबल मर्डर हुआ। इस डबल मर्डर मामले में एक बड़ी जानकारी यह है कि जो मृतक थे वो कमलनाथ यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी बताए जा रहे हैं। लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में जो डबल मर्डर हुआ, इसके बाद हंगामा काफी सनसनी देखी गई। उस मामले में जो 2 मृतक हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी बताई जा रही है। यहां पर लूट के इरादे से की गई हत्या की आशंका जताई जा रही है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है और सुमन नाथ जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण